माँ और बड़े भाई का बेरुखापन देखकर आज बीना को अपने ही घर में परायापन महसूस हो रहा था। आज उसे अपने राधिका माँ की बहुत याद आ रही थी। उन्होंने अब तक कृपा पर अपना कोई भी विचार थोपा नहीं था। पर माँ को हुआ क्या है? क्या उनकी बेटी की खुशियों से ज्यादा बढ़कर उनके लिए उनकी रिश्तेदारी हो गई है? तभी उसके कमरे के दरवाजे खुले और पापा खाने की प्लेट लेकर भीतर आ गए। लाडो, खाने से क्या नाराजगी है बेटा? पापा ने प्यार से बीना के सर पर हाथ फेरा तो बीना ने पापा के गले लगते हुए कहा, पापा प्लीज, हमें ये शादी नहीं करनी है। आप बड़े भैया और माँ को मना लीजिए ना। बीना, बच्चा तू बिल्कुल परेशान मत हो, कुछ भी तेरी इच्छा के विरुद्ध नहीं होगा। और बेटा ये मत सोचना कि वे लोग यहाँ आए थे तो बात पक्की ही हो गई है। ना गुड़िया ना, जब सब समाज वाले से लड़कर, रिश्तेदारों से लड़कर मैंने तुझे इस काबिल बनाया कि तू अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, तो फिर तेरी शादी थोड़ी ही ऐसे न कर दूंगा। जब तक तुम्हारी हाँ नहीं होगी तुम्हारी शादी नहीं होगी। अपने पापा पर भरोसा रख लाडो। पापा, आप दुनिया के बेस्ट पापा हैं। आप हमेशा हमारे मन की बात समझ जाते हो। पर माँ क्यों नहीं समझ रही है? और बड़े भैया भी हमसे नाराज हो गए हैं। कोई नाराज नहीं हुआ है लाडो, कोई नाराज नहीं है तुमसे। थोड़ा देर रुक जा, सब ठीक हो जाएगा। और रही बात तेरी माँ की, तो तुझे पता है ना तेरी माँ तेरी बड़ी मौसी से कितनी प्रभावित है। उन्हें लगता है कि बड़ी मौसी ने रिश्ता बताया है तो बहुत अच्छा रिश्ता है, ऊपर वो भी समझ जाएगी। अब चलो मुंह खोलो, जल्दी से खाना खा लो। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। आपने खाना क्यों नहीं खाया पापा? बीना ने नाराज होते हुए पूछा। मेरी लाडो भूखी रहे और मैं खाना खा लूं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? और तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक कि तू ससुराल नहीं चली जाती। कहते हुए पापा थोड़े से भावुक हो गए थे। बीना पापा के गले लग जाती है। पापा, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और कभी भी नहीं जाएंगे। आपसे ज़्यादा हमें कौन प्यार करेगा और कौन हमें इतना समझेगा जितना कि आप हमें समझते हैं। पापा ने उसे अपने सामने बिठाया और उसके मुंह में निवाला डालते हुए कहा, है लाडो, जरूर है। और तेरे लिए ही है, वो सिर्फ तेरे आसपास ही है, जो तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा प्यार करेगा और तुझे समझेगा भी। समझी? चल अब जल्दी से खाना खा ले और सो जा। और फिर दोनों बाप बेटी खाना खाने लगे। अब जल्दी से सो जाओ। और हाँ, एक बात याद रखना बेटा, भले ही कोई तुम्हारे साथ खड़ा ना हो, लेकिन जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है तुम्हारे साथ खड़ा है लाडो। पापा ने गुड नाइट कहा और वहाँ से चले गए। बीना ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, आई लव यू सो मच पापा। बीना को अपने पापा की कही हुई बात याद आ गई। वो हमेशा साथ में रहेंगे हमारे, चाहे कोई और रहे या ना रहे। वह वापस आते समय यही बात तो डॉक्टर साहब ने ही कही थी। इसका मतलब कि डॉक्टर साहब जितना मुझे प्यार करते हैं, पापा की तरह वह मुझे समझेंगे भी। और उसके गालों पर शर्म की लाली उभर आई और वो कंबल में मुंह छुपा कर सो गई। आखिर उसे कल सुबह वापस जाना भी तो था, अपने सड़ू बुसैल डॉक्टर साहब के पास। वो ये नहीं जानती थी कि वहाँ पहुंचकर उसे एक शॉकिंग न्यूज़ सुनने को मिलेगी। चाहे वो खबर जो भी हो, लेकिन बीना और धीरज का प्यार तो इन सब से अभी बेखबर था। अगले दिन बीना की ट्रेन अपने सही समय पर स्टेशन से छूट गई। स्टेशन पर उसे बड़े भैया ही आए थे छोड़ने के लिए और चलते चलते सिर्फ इतना ही बोले, अपना ख्याल रखना और कल जो भी हुआ उसको दिल पर मत लगाना। सब तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारी खुशी में ही हम सबकी खुशी है। तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं होगा। बीना के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और आंखों में आंसू। पहुंचते ही फोन करना, बड़े भैया ने कहा और गाड़ी की स्पीड तेज होने से पहले ही नीचे उतर गए। बीना को अच्छा नहीं लग रहा था। वो अभी कुछ दिन और रहना चाहती थी, पर उसे बोर्ड एग्जामिनेशन की वजह से छुट्टी नहीं मिल पाई थी। और जो 2-4 दिन की मिली भी थी तो कमबख्त इसने सत्यानाश ही कर दिया इन छुट्टियों का। पर इस समय वो खुश थी, क्योंकि चलती समय ही सही बड़े भैया ने उसके सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया था। अब आगे जो होगा सो होगा, कम से कम अभी तो कोई उसे नाराज नहीं है। उसने अपना फ़ोन निकाला और डॉक्टर साहब के मोबाइल पर एक्शन मैसेज छोड़ दिया, हैश आई एम कमिंग हैश, और फ़ोन बंद करके अपने बैग में डाल दिया। उधर पापा ने अपने फ़ोन से नंदकिशोर जी को फ़ोन मिलाया और कुशल क्षेम पूछकर उन्होंने उनसे कुछ बात की। नंदकिशोर जी ने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ, आप परेशान मत होइए। और बीना के पापा ने उन्हें कुछ ईमेल डिटेल कर दी। जैसे ही नंदकिशोर जी ने वो डिटेल देखी, उनके चेहरे पर एक अलग तरह की मुस्कान आ गई और फिर वो अपने एक परिचित का नंबर ढूंढने लगे।
उधर डॉक्टर साहब आज सुबह से ही हॉस्पिटल में कुछ ज़्यादा ही बिजी थे। वो जल्दी जल्दी अपने कामों को निपटा रहे थे और बीच बीच में अपने दोस्त कपिल को शुद्ध साहित्य भाषा में गालियाँ भी दे रहे थे। उन्होंने जब से बीना का मैसेज पढ़ा था तब से वो वहाँ से निकलने को सोच रहे थे, पर साथ में जब ऐसा दोस्त हो जिसकी सेटिंग तो दूर की बात, कोई लड़की घास भी नहीं डालती, से वो भला किसी और को अपनी महबूबा के साथ देख सकता था। धीरू ने ओटी अटेंडेंट को एक दिन पहले ही बोल रखा था, अगले दिन दोपहर तक मेरी कोई भी सर्जरी केस नहीं देंगी आप। लेकिन सुबह जब धीरू अपना ड्यूटी चार्ट चेक कर रहा था वो हैरान रह गया। एक नहीं बल्कि तीन सर्जरी केस लगा रखे थे, और वो भी डॉक्टर साहनी के अंडर में। वो कोई बहाने भी नहीं बना सकता था। जब उसने अटेंडेंट से पूछा कि एक साथ 3 दिन सर्जरी में मेरी ड्यूटी किसने रखी, और वो भी साहनी के साथ, वो बेचारा घबरा गया और बोला कि डॉक्टर साहब अभी सुबह सुबह ही वार्ड में डॉक्टर कपिल आए थे, वही कह गए थे कि आपके 3 सर्जरी केस हैं और उसमें डॉक्टर साहनी ही आपको अटेंड करेंगे, इसलिए उन्होंने ही कहा है कि वो आपकी ड्यूटी लगवा दे। धीरू ने अपना माथा पीट लिया। अच्छा, और इस वक्त डॉक्टर कपिल कहाँ है, क्या आप बता सकते हैं? धीरू ने अटेंडेंट से पूछा। उसने बताया कि शायद वो टी ब्रेक के लिए कैफेटेरिया में गए हैं। धीरू वहाँ से बड़बड़ाते हुए निकला। कमीने के बच्चे, आज मैंने तेरा जूस न निकाला ना तो मेरा भी नाम धीरज नहीं। कैफे एरिया पहुंचकर देखा तो महाराज सनाया के साथ बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। धीरज को अपनी तरफ गुस्से में आता देखकर कपिल जल्दी से सनाया को बाय बोलकर वहाँ से भागने लगा, तो धीरू ने उसे चिल्लाते हुए कहा कि ओ डॉक्टर कपिल जी, आज आपका एनकाउंटर है मेरे हाथों। अबे भाग कर जाएगा कहाँ? और वो सनाया के साथ वाली टेबल पर बैठ गया। उसने एक चाय ऑर्डर की, तब उसने ध्यान दिया कि सनाया कितनी देर से उसे असमंजस वाली स्थिति में घूर रही है। जब धीरू ने उसे सब कुछ बताया तो एक बार सनाया की हंसी छूट गई। तुम्हें हंसी आ रही है? अरे मेरा खून खौल रहा है, धीरज नाराज होते हुए बोला। उस साले को अच्छे से पता था कि आज बीना वापस आ रही है और मैं उसे स्टेशन लेने जाने वाला था, पर कमीने ने मेरी एक नहीं 3 केस लगवा दिया, और वो भी मेरे एचओडी के अंडर में। भाग भी नहीं सकता मैं। सनाया ने कहा कि बीना की ट्रेन कब आएगी? तो धीरज मायूसी से बोला, दोपहर में 1:30 बजे। पर अब तक तो वो घर पहुंच गई होगी। तो घर जाओ ना, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? सनाया ने धीरज से कहा तो उसने उदासी से चेहरा नीचे कर लिया। नहीं जा सकता सनाया, अभी भी एक केस बाकी है और अभी डॉक्टर साहनी रोंग पर है। 4 बजे ही ऑपरेशन शुरू होगा। इस कपिल के बच्चे ने आज मेरी हर तरफ से बैंड भिजवा दी है। सुबह से काम कर करके थका जा रहा हूँ और बीना को स्टेशन रिसीव करने भी नहीं जा पाया। अब तो सनाया को भी धीरू के हालत पर हंसी और तरस दोनों आ रहा था, पर बोली कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, हर एक फ्रेंड कमीना होता है। और डॉक्टर साहब मुंह लटकाए ओटी की तरफ बढ़ गए। उधर बीना घर पर पहुंची। राधिका जी ने जैसे ही गेट खोला वो उनके गले लग गई। हम आ गए आंटी जी। राधिका ने भी मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। राधिका जी ने बीना से कहा, सॉरी बेटा, आपको अकेले ही आना पड़ा। वो सुबह से ही आपके अंकल जी को कुछ काम आ गया था, इसलिए वो सुबह ही निकल गए। और धीरज को भी हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया कि 3 इमरजेंसी केस है, इसलिए वो भी नहीं जा पाएगा। इट्स ओके आंटी जी, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। और वैसे भी हम कॉलेज तो रोज़ अकेले ही जाते हैं, लेकिन अभी मज़े से आए हैं कैब बुक करके, कोई डर नहीं था। अच्छा ठीक है, तो जल्दी से फ्रेश हो जा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। आंटी जी, हमें भूख तो बिल्कुल भी नहीं है, बीना ने कहा, पर आपके हाथों की अदरक वाली चाय जरूर पियेंगे। अच्छा ठीक है, मैं बना रही हूँ, माँ ने कहा। बीना अपना लगेज लेकर ऊपर की तरफ जाने लगी। बेटा, तुम अभी अपना सामान कृपा के कमरे में रख दो और यही आराम भी कर लो। अभी थोड़ी देर में सुमन आती होगी, कहकर तुम्हारा रूम साफ करवाती हूँ, 4 दिन से बंद पड़ा है। बीना ने जी कहा और कृपा के कमरे में चली गई। फ्रेश होने के बाद वो नीचे आई और चाय पीने लगी। उसकी माँ ने यहाँ के लोगों के लिए कुछ खाने पीने की सामान भिजवाई थी। उसने राधिका को दिया और फिर वहीं कृपा के कमरे में सोने चली गई। शाम के जाती हुई गुनगुनी धूप में सास और बहू सब्जियां काट रही थी और साथ साथ गप्पे भी हाँक रही थी। राधिका ने दादी से कहा कि माँ, जब से बीना आई है ना, ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई खजाना रखा है। बहुत सुकून महसूस हो रहा है। हाँ बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा। जब बीना को देख लिया है तब तसल्ली हुई है कि अब सब ठीक है। माँ, मैंने सोच रही हूँ कि अब की जैसे ही खरवास खत्म होता है ना, कृपा के पापा से कहकर या तो बीना के पापा को यहीं बुलवा कर या फिर दोनों मिलकर खुद ही बीना के घर चले जाएं, बीना और धीरज के शादी की बात करने। मैं नहीं चाहती कि फिर से ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, फिर अफसोस करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा।
राधिका ने आखिर अपने मन की बात अपनी सास से कह ही दी तो दादी ने कहा कि बिल्कुल सही कह रही हो तुम राधिका, अब और इंतजार करना सही नहीं है। बस बीना शाम को ये बता दे कि घर पर हुआ क्या है, वे लोग जो आए थे उनके लिए क्या विचार बनाया है उनके घर वालों ने, तभी हम अपनी बात आगे बढ़ाएं। और दोनों सास बहू इस बात पर राजी होकर अपने अपने काम में जुट गई। डॉक्टर साहब जैसे ही फ्री हुए अपने केबिन में जाकर चेंज किए और घर जाने के लिए निकल ही रहा था कि सामने से डॉक्टर साहनी आते हुए दिखे। तो धीरू खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, ये फिर आने लगे, पता नहीं आज घर जाने को भी मिलेगा या नहीं। डॉक्टर साहनी ने पास आकर धीरू के पीठ थपथपाते हुए कहा, वेल डन डॉक्टर गुप्ता, आपने अपना पहला हार्ट ट्रांसप्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा किया है। आप यूं ही मेरे फेवरेट स्टूडेंट नहीं हैं। रियली प्राउड ऑफ यू माय सन, गुड लक फॉर लाइफ्स। इतना कहकर डॉक्टर साहनी दूसरी तरफ चले गए और धीरू की जान में जान आई। वैसे एक बहुत बड़ी बात थी, एक स्टूडेंट को एक एचओडी खुद आगे आकर बधाई दे रहे थे और वो भी पूरी टीम के सामने। और आज तो डॉक्टर साहब वहाँ होकर भी वहाँ नहीं थे। वो इस खुशी को अपने अंदर फील भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके दिल में कुछ और ही चल रहा था, बीना से मिलने की हड़बड़ी, और वो उड़कर घर पहुंचना चाहते थे जो कि फिलहाल तो संभव नहीं था। खैर जैसे तैसे डॉक्टर साहब घर पहुंचे। हल्का फुल्का अंधेरा होने लगा था और दिसंबर के महीने में वैसे भी शाम जल्दी ही गहरा जाती है। माँ ने किचन से ही आवाज लगा दी, आज बहुत देर कर दी धीरू, सुबह में ऐसे ही चला गया, कुछ ढंग से खाया पिया भी नहीं और दोपहर में भी नहीं आया। माँ आज बहुत काम था, क्या करता, एक साथ 3 केस लगे हुए थे। केस के बारे में बताते ही धीरज को फिर से कपिल को 101 गालियां देने का मन हुआ। बीना आ गई क्या? आ गई ना छोरे के मन की बात जुबान पे? हाँ आ गई, पापा भी नहीं थे ना घर पे तो वो कैब बुक करके आई है, अभी आराम कर रही है, कृपा के रूम में है। माँ ने सब कुछ बता दिया और वापस अपने काम में लग गई। ओह तो मेरी जान कृपा के रूम में है, तभी तो मैं सोचूं ऊपर रूम में तो बाहर से कुंडी लगी हुई है, तो क्या अभी तक नहीं आई? आज तो सच में धीरू भी बहुत ही थक गया था। अपने कमरे में आकर माँ को आवाज़ देते हुए कहा, माँ एक कप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी प्लीज़, सर दर्द कर रहा है। इतना कहकर वो बाथरूम में फ्रेश होने के लिए घुस गया। बाहर आया तो देखा कॉफ़ी के साथ साथ गुड इवनिंग का बोर्ड भी रखा हुआ था। ओह इसका मतलब बीना भी आई थी और मैं बेवकूफ़ बाथरूम में था। अब उसे कौन बताए कि वो इतनी ज़ोर से कॉफ़ी के लिए चिल्लाया कि पड़ोसी भी जाग गए होंगे, तो फिर हमारी बीना क्या बात है। कॉफ़ी पीकर धीरू लेट गया और लेटते ही सो गया। कुछ वक्त बाद पापा भी आ गए और बीना से हाल चाल पूछा। आई एम सॉरी बेटा, मैं आपको लेने नहीं आ पाया। कोई बात नहीं अंकल जी, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, इस तरह माफ़ी मांगकर हमें शर्मिंदा मत कीजिए आप। पापा ने पूछा कि और डॉक्टर साहब कहाँ हैं? तो माँ ने बताया कि वो भी थोड़ी देर पहले ही आया है, काफ़ी थक गया है आज, शायद आराम कर रहा हो। सबने खाना खाया और माँ ने धीरज का प्लेट लगाते हुए कहा, बेटा तुम धीरज का प्लेट उसके कमरे में दे आओ, शायद वही कमरे में ही खाएगा। मैं ज़रा दादी के लिए बादाम और केसर वाला दूध तैयार कर देती हूँ। और ये हो गई ना हमारे बीना के मन की बात, वो भी यही चाहती थी क्योंकि पिछले 5 दिनों से उसने भी तो डॉक्टर साहब को देखा नहीं था। वो खाने की प्लेट लेकर धीरज के कमरे में पहुंची तो देखा कि वो सो रहा है। अब जगाऊं कैसे? उसे तो लग रहा था कि धीरज अपना काम कर रहा होगा, जैसा कि वो अक्सर कॉलेज से आने के बाद करता था, लेकिन अब वो क्या करे, वो तो सो रहा है। उसने हिम्मत करके धीरज के कंधे को हल्के से पकड़कर हिलाया तो वो टस से मस भी नहीं हुआ। अरे मेरी छोरी, डॉक्टर साहब के पहलवान जैसी रफ एंड टफ बॉडी को तू के पत्ता समझे है के, जो जरा सा छूने से हिल जाएगा? थोड़ी जोर लगा के हिलाना। उसने फिर से उसके कंधे को थोड़ा जोर से हिलाया। इस बार धीरज ने बीना का हाथ ये कहते हुए पकड़ लिया, साले कपिल के बच्चे, अब तू आया हाथ में। और धीरू ने बीना को बिस्तर पर गिरा दिया और उसके ऊपर चढ़ गया। इधर बीना अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढके हुए चिल्लाए जा रही थी, हम हैं डॉक्टर साहब, क्या कर रहे हैं? कपिल नहीं हूँ मैं, बीना हूँ, आंखें तो खोलिए, आंखें तो खोलिए, हम आपके लिए खाना लाए हैं। जब धीरज के कानों में बीना की आवाज़ गई तो उसने झट से अपनी आंखें खोल ली और बीना को अपने इतने करीब देखकर वो एकदम से उठकर बैठ गया और अलग खड़ा हो गया। बीना अपना दुपट्टा सही करते हुए कहती है कि ये सब क्या है डॉक्टर साहब, आप हमें कपिल समझकर चटनी बनाने पर क्यों तुले हुए हैं? तो धीरज ने झट से सॉरी बोला और सारी बातें बीना को बताई। जब बीना ने ये सब सुना तो वो जोर जोर से हंसने लगी। अच्छा जी,
आपको अब मेरी लाचारगी पर हंसी आ रही है? आपको पता भी है आज सुबह मैं कितना खुश था ये सोचकर कि आप आ रही हैं, और उस कपिल के बच्चे ने जानबूझकर मेरी तीन तीन ड्यूटी लगा दी। हम जान भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं आपकी खुशी को, क्योंकि जितना खुश आप थे हम भी थे, और हम भी यही सोच रहे थे कि शायद आप स्टेशन पर आए होंगे। बीना अपने दुपट्टे को अपनी उंगली में गोल गोल घुमा रही थी, जो इस बात की गवाही दे रही थी कि वो मनी मन शर्मा भी रही है ये बात कहते हुए। डॉक्टर साहब उसकी तरफ गए और बिना कुछ बोले अपनी दोनों बाहें फैला दी, और बिना किसी टीटू ही बेल की तरह उसकी बाहों में समा गई। आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। लग रहा था कि इन 4 दिन में ही 4 बरस बीत गए हों, और हर पल आपकी एक झलक के लिए तरस गया था मैं। धीरज ने बीना को अपनी बाहों के घेरे में कसते हुए कहा, हमने भी आपको बहुत मिस किया, और कुछ पल तो मेरे सामने ऐसे भी आए थे, हमें लग रहा था कि बस आप कहीं से भी हमारे पास उड़कर आ जाएं और मैं आपकी बाहों में ऐसे ही समा जाऊं, और हम आप में ऐसे ही छुप जाएं, फिर कोई भी हमें देख न पाए। और उसकी आंखों से 2 आंसू ढुलक कर उसके गालों पर गिर गए। अच्छा जी, इतना मिस किया आपने? धीरज ने शरारत से बीना को देखते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखकर वो परेशान हो गया। क्या हुआ बीना, आपकी आंखों में आंसू कैसे? बताओ मुझे, वहाँ सब ठीक तो है ना? और फिर बीना ने धीरज को वो सब कुछ बताया जो उस दिन अजित ने उसके साथ किया और कहा था। डॉक्टर साहब का पारा हाई हो गया, और उन्होंने सोचा कि जितना सोचा था ये तो उससे भी घटिया इंसान निकला। अरे भला किसी शरीफ खानदान का लड़का एक सीधी सादी लड़की के साथ इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है, और वो भी उसके घर जाकर। लेकिन वो अभी बीना से कुछ भी कहना नहीं चाह रहा था, इसलिए उसने बीना के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा कि बीना, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तो बीना ने इशारों में कहा कि किस बात का? हमारी शादी का। मैं बहुत जल्दी किसी अच्छे दिन पर मम्मी और पापा से शादी के लिए बात करता हूँ। पहले तो बीना शादी के नाम पर शर्मा सी गई, लेकिन फिर वो परेशान होकर बोली, पर डॉक्टर साहब, आंटी जी, अंकल जी, दादी क्या सोचेंगे कि हम और आप? इससे ज़्यादा वो कुछ और बोल ही नहीं पाई, क्योंकि डॉक्टर साहब ने उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप करा दिया था। डॉक्टर साहब बोले कि मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। कोई भी आपको अगर दोबारा से उल्टा सीधा बोला तो, या फिर छूने की कोशिश भी किया तो, आप सिर्फ मेरी हैं। समझिए, आपको देखने का, आपको छूने का, आपको महसूस करने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनी हैं। और मुझे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि कोई आपको अपनी आधी आंख से भी देखे, और ये तभी होगा जब मैं आपको मेरा बना लूँगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, पूरे समाज के सामने। और उसके लिए ज़रूरी है कि मैं माँ से और पापा से बात करूँ हमारी शादी के लिए। बीना ये सब सुनकर पलकें झुका ली और हौले से बोली, ठीक है, आपको जो बोलना होगा वो बोल देना, लेकिन पहले आप खाना खा लीजिए। प्यास लगी है मुझे, पहले मेरी प्यास तो बुझाइए, फिर खाना गले के नीचे उतरेगा। धीरज ने शरारतपूर्ण लहजे से कहा, तो बीना ने झट से पानी का गिलास उसके आगे बढ़ा दिया। धीरज ने अपना माथा पीट लिया। उसने बीना का कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहा, ये वाली प्यास नहीं जाने मन, और बीना को धीरे धीरे अपने करीब लाने लगा। बीना को उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, और उसकी धड़कन धौंकने की तरह तेज चल रही थी। तभी धीरज ने बीना के माथे को शिद्दत के साथ अपने होठों से चूम लिया, और उसके कानों के पास अपना होठ सटाकर बोलता है, याद रखिएगा, एक एक पल का पूरे सूद समेत हिसाब लूँगा मैं। और बीना उसे धकियाते हुए हल्के से मुस्कुराती हुई वहाँ से भाग गई। डॉक्टर साहब अपने दिल पर हाथ रखे बहुत देर तक ऐसे ही खड़े रहे और सोचने लगे कि सच में अगर ये लड़की तेरी ज़िंदगी में नहीं आई होती तो तेरा क्या होता धीरू। फिर वो खाने की प्लेट की तरफ मुड़ गए। भूख तो ज़्यादा नहीं थी, अभी भी उन्होंने जो भी खूबसूरत पल बीना के साथ बिताए थे उससे उनके पेट थोड़ी थोड़ी तो भर ही गई थी, पर क्योंकि बीना ही उसे खाने के लिए बोलकर गई थी इसलिए खाना तो वो ज़रूर ही खाएगा। डॉक्टर साहब खाना निपटाकर जैसे ही फ्री हुए तो उन्होंने देखा कि बीना उसके पीछे ही खड़ी है। अरे नहीं यार, अब आप मुझे यूं ही परेशान करेंगी? हर जगह हर समय आप ही मुझे दिखाई देंगी?